ईयर 1924 पॉल अमेडियस डीनॉक ग्रीस में जर्मन लैंग्वेज के प्रोफेसर थे। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी जो जानलेवा हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर स्विट्जरलैंड वापस जाना चाहते थे। लेकिन घर जाने से पहले उन्होंने अपने फेवरेट स्टूडेंट को सैकड़ों हैंड रिटन नोट्स दिए, जिसका नाम जॉर्जियस पापाहटजिस था। डीनॉक का मानना था कि इन नोट्स को ट्रांसलेट करने से पापाहटजिस की जर्मन लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाएगी और फिर उन्हें किसी के पास स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर उनकी मुलाकात कभी नहीं हो सकी। पापाहटजिस ने डीनॉक के नोट्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया। ये नोट्स काफी स्ट्रेंज थे क्योंकि इनमें आने वाली न्यूक्लियर वॉर, मार्स का कोलोनाइजेशन, फ्लाइंग व्हीकल्स, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी और एलियन बींग्स के ह्यूमैनिटी के साथ कांटेक्ट के बारे में लिखा हुआ था। पापाहटजिस को लगा था ये साइंस फिक्शन नॉवल है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ते गए उन्हें अंदाजा हुआ कि ये कोई नॉवल नहीं बल्कि डीनॉक की पर्सनल डायरी थी, जिसमें डीनॉक ने बताया था कि कैसे वो कोमा में गए थे और कैसे उन्होंने 1 साल किसी एडवांस सिटी में बिताया। वो उस दौरान धरती में ही थे, लेकिन ईयर था 3906। मई 1921 पॉल अमेडियस डीनॉक कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें चक्कर आने लगे। उन्हें पहले भी कई बार बीमारियां हो चुकी थी और इस बार भी उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उन्हें बहुत तेज फीवर था और अगले कुछ घंटों तक वो होश में आ रहे थे और बेहोश हो रहे थे। उन्हें दिखाई दे रहा था कि उनके आसपास कई लोग इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन वो इतने वीक थे कि बात नहीं कर पा रहे थे। तभी वो बेहोश हो गए और जब उनकी नींद खुली वो एक दूसरे हॉस्पिटल में थे। लोगों ने ऐसे कपड़े पहने थे जो डीनॉक के लिए काफी स्ट्रेंज थे और वो सभी किसी अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे। लैंग्वेज टीचर होने की वजह से वो इंग्लिश और स्वीडिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड समझ पाए, लेकिन उनकी बात कोई समझ नहीं पा रहा था। एक डॉक्टर उनकी भाषा को समझ रहा था, वो उनसे टूटी फूटी जर्मन में बात करने की कोशिश कर रहा था। उस डॉक्टर ने डीनॉक को बताया कि उनका नाम तो एंड्रियास नॉर्थम है। डीनॉक ने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन जब उन्हें आईना दिखाया गया तो डीनॉक और भी शॉक थे। उन्हें लगा शायद वो मर चुके हैं या फिर पूरी तरह पागल हो चुके हैं, क्योंकि वो खुद के चेहरे को ही नहीं पहचान पा रहे थे। वो रोते रोते कहने लगे कि वो एक सिंपल लैंग्वेज टीचर हैं जो स्विट्जरलैंड में रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर्स ने स्विट्जरलैंड वर्ड सुनकर रिएक्ट किया। उन्होंने डीनॉक से पूछा कि करंट ईयर कौन सा है। डीनॉक ने कहा 1922। तभी डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि ये 3906 है। डीनॉक को उनकी बात पर यकीन ही नहीं था, लेकिन उनके विंडो के कर्टन्स खुले हुए थे। बाहर देखते ही उन्हें एडवांस टावरिंग बिल्डिंग्स नजर आईं। ऐसी व्हीकल्स मौजूद थी जो ग्रेविटी को मात देकर हवा में उड़ रही थीं। इतना कुछ देखकर वो अपना संतुलन खोने लगे और फिर ब्लैकआउट हो गए। 3 दिनों तक डीनॉक को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया गया और फिर धीरे धीरे वो अपने पैरों पर चलने लगे। डीनॉक ने डिस्क्राइब किया कि वॉल्स क्रिस्टल्स की बनी हुई थी, जिनसे बाहर के लैंडस्केप का पैरानोमिक व्यू मिल रहा था। सभी ऑब्जेक्ट्स किसी अजीब ग्लोइंग मेटल से बने हुए थे जो छूने में वार्म था। उन्हें कॉरिडोर से होते हुए एक विशाल रूम तक ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात 2 बूढ़े लोगों से हुई जिन्होंने व्हाइट रोब्स पहन रखे थे। डीनॉक को लगा ये कोई प्रीस्ट या किंग्स होंगे, लेकिन इन्हें इलेक्टर्स कहा जाता था। ये उस दौर के एल्डर वाइसमैन थे जिन्हें काफी बुद्धिमान और साइकिक माना जाता था। अभी तक डीनॉक के डॉक्टर्स को नहीं लगा था कि वो सचमुच पास से आए हैं, बल्कि वो सोच रहे थे उन्हें कोई ट्रॉमा हुआ है या शायद उनका ब्रेन डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी लैग कर रही है। लेकिन कुछ देर डीनॉक से बात करने के बाद इलेक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि डीनॉक सच कह रहे हैं और वो पास से ही आए हैं। इलेक्टर्स को जानकारी थी कि एक ऐसा फिनोमिनन एग्जिस्ट करता है जिसे कॉन्शियसनेस शिफ्ट कहा जाता है, जब गलती से किसी और इंसान की चेतना किसी और शरीर में शिफ्ट हो जाती है। ये खास तौर पर तब होता है जब वो काफी सीरियस कंडीशन में हो, और डीनॉक के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था, जब उनकी चेतना भविष्य में किसी और व्यक्ति की बॉडी में शिफ्ट हो गई थी। एंड्रियास नॉर्थम, जिसकी बॉडी डीनॉक ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, वो एक एक्सीडेंट के बाद 15 मिनट तक क्लिनिकली डेड थे। इलेक्टर्स के अनुसार ये वही समय था जब पास से डीनॉक की चेतना गई और एंड्रियास की बॉडी में शिफ्ट हुई। डीनॉक ने इलेक्टर से पूछा कि आखिर कैसे किसी भूतकाल में रहने वाले व्यक्ति की चेतना 2000 साल आगे जाकर किसी और व्यक्ति के शरीर में जा सकती है। इलेक्टर्स ने उन्हें समझाया कि टाइम लीनियर नहीं है, जैसा कि सबको अनुभव होता है। हर किसी की चेतना हर समय हर जगह मौजूद होती है। भले ही एक रेयर इवेंट है, लेकिन ऐसा दुनिया में होता रहता है।
अब स्टीफन नाम के व्यक्ति को हॉस्पिटल बुलाया गया। ये एंड्रियास नॉर्थम के काफी करीबी दोस्त थे और इलेक्टर्स जानते थे कि स्टीफन ही उनकी असली आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, नहीं तो बाकी दुनिया डीनॉक को एंड्रियास नॉर्थम समझकर ही जीने वाली थी। इलेक्टर्स ने स्टीफन से कहा कि अगर वो एंड्रियास को अपनी पुरानी यादें याद करवा सकें तो ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट वापस रिवर्स हो सकता था और डीनॉक अपने समय में वापस जा सकते थे। तो स्टीफन ने वादा किया कि वो हर रोज हॉस्पिटल आकर डीनॉक को मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बताएंगे, लेकिन डीनॉक की दिलचस्पी सिर्फ पास्ट को जानने में थी। भले ही 3906 के डॉक्टर्स कॉन्शियसनेस शिफ्ट जैसे कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को समझते थे, लेकिन एक बात उन्हें भी हैरान कर रही थी। 1920s में डीनॉक को इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका नाम की बीमारी हुई थी, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। इस बीमारी में लोगों को चलने बोलने और यहाँ तक कि जागते रहने में भी तकलीफ होती है। 1920s में ये एक पैंडेमिक की तरह फैली थी जब मिलियंस को स्लीपिंग सिकनेस हुई। डीनॉक भविष्य में 2 हफ्तों तक थे, लेकिन वो सो नहीं रहे थे। वो रात भर जागते रहते और बुक्स पढ़ते, लेकिन उन्हें जरा भी नींद नहीं आ रही थी। डीनॉक ने वहां एक नए गैजेट के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया, जिसे वो लोग रीगन स्वागा कहते थे। अभी तक डीनॉक ने सबसे मॉडर्न लर्निंग डिवाइस जो देखी थी वो थी बुक्स, लेकिन रीजन स्वागा एक हैंडहेल्ड डिवाइस थी जिसमें मूविंग 3 डायमेंशनल इमेजेस और टेक्स्ट होते थे जो अंधेरे में ग्लो करते थे। इसमें साउंड, म्यूजिक और नरेशन भी मौजूद था। डॉक्टर्स ने डीनॉक से कहा वो पास्ट के बारे में कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें 20th सेंचुरी के बारे में जानने से सख्त मना किया गया था। वो नहीं चाहते थे उन्हें उस दौरान घटित किसी भी घटना का पता चले जिसे वापस लौटकर वो बदल सकते थे। डीनॉक ने जाना कि ईयर 2000 से लेकर 2300 तक ह्यूमैनिटी के लिए सबसे मुश्किल समय है। ओवर पॉपुलेशन और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ी समस्याएं बनकर उभरी थीं। 2204 में ह्यूमैनिटी ने आखिरकार मार्स पर अपना घर बना लिया था। अगले 60 सालों में मार्स पर इंसानों की पॉपुलेशन 20 मिलियन तक जा पहुंची थी, लेकिन 2265 में कोई बड़ी कैटास्ट्रोफी मार्स पर हुई जिसने सबकी जान ले ली और फिर कभी मार्स को इनहैबिट नहीं किया गया। 2309 में न्यूक्लियर वॉर हुई जो मीडियम साइज की थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया था। सिर्फ बाल्टिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सरवाइव कर सकी थीं। ये वॉर ग्लोबल थी जो 80 इयर्स तक चली। 2396 में एक न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई गई जिसका नाम रेड स्टॉट था। इसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हुई और मॉडर्न हिस्ट्री का जन्म हुआ। इस गवर्नमेंट के बनने के पीछे का मकसद युद्ध को रोकना था, लेकिन ये करप्ट गवर्नमेंट थी जहां पैसे वाले ताकतवर लोग पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे। 200 सालों तक आम जनता ने उस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर लोगों ने तय किया कि वो पॉलिटिशियंस को इलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि बड़े रैंक्स हैंडल करने के लिए साइंटिस्ट, फिलोसफर्स और ह्यूमैनिटेरियंस की मदद लेंगे। अगले 300 सालों तक सोसाइटी में रिफॉर्म्स आते गए और 2823 में टॉरहिल नाम के एक वर्ल्ड लीडर ने नया इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये हमारे सिस्टम की तरह स्कैर्सिटी पर बेस्ड ही नहीं था। शुरुआत के 40 साल लोग काम करते थे और फिर रिटायर हो जाते थे और उनकी सभी जरूरतों का ख्याल गवर्नमेंट रखती थी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई कि लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ 2 साल काम करते थे और उसके बाद वो अपने हिसाब से जीवन जी सकते थे। 3906 तक सारी मटेरियल नीड्स की जरूरत खत्म हो चुकी थी। फूड, क्लोथ्स, गाड़ियां और घर अब अबंडेंस में अवेलेबल था। किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपनी मर्जी से काम करना चाहे तो कर सकते थे। जैसे एंड्रियास नॉर्थम एक फिजिसिस्ट थे। ये मॉडल सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा पैराडाइज संभव नहीं हो पाता, क्योंकि भले ही लोग कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाएं, समाज में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जिन्हें दूसरों से ज्यादा की भूख और शक्तिशाली बनने की सनक होती है। ह्यूमन नेचर बीच में आ जाता है और ऐसा कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन उस दौर में ये सक्सेसफुल था, क्योंकि तब तक हम लोग ह्यूमंस बचे ही नहीं थे। पॉल डीनॉक ने एक फिनोमिनन के बारे में लिखा जो ईयर 3000 की शुरुआत में होने लगा। इसे नीबल वर्क कहा जाता था। भविष्य में लोगों का माइंड एक्सपेंड होगा और एक नया सेंस ऑर्गन काम करने लगेगा। इस ऑर्गन की वजह से लोगों को एक नए प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस को परसीव करने में मदद मिलेगी और अनलिमिटेड स्पिरिचुअल नॉलेज का एक्सेस भी मिल जाएगा। वो इसे ओवर सेंसांस या सुपरविजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये ऑर्गन लोगों को इंस्टेंट एनलाइटनमेंट देगा। इसके ओपन होते ही लोगों को ब्लिस और जॉय का अनुभव होगा और फिर कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचेगा जो किसी से आगे निकलना चाहे या किसी का बुरा सोच सके।
लेकिन ये इतना पावरफुल एक्सपीरियंस था कि लोग इसे अनुभव करते ही अपना शरीर छोड़ रहे थे। लोग भारी तादाद में इस अनुभव से मरते गए। फिर 3382 में एक मंक को यह अनुभव हुआ और वो इसे सरवाइव कर गया, और उनके बाद सभी लोग नीबलवर्ग को सरवाइव करने लगे। होमोसेपियंस ने ह्यूमंस की एक नई स्पीशीज को स्पेस दे दी, होमो ऑक्सीडेंटालिस नोवस या न्यू वेस्टर्न मैन, और इस अपग्रेड के साथ ही ह्यूमन परसेप्शन चेंज हुआ। ब्रेन की एक्चुअल वायरिंग इस तरह बदली कि लोग अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और 3906 तक कोई भी कानून की धारा नहीं बची थी, क्योंकि लॉस की जरूरत ही उस सिविलाइजेशन को नहीं थी। लोग मिलजुल कर पूरी सोसाइटी के लिए काम करने लगे, क्योंकि ऐसे ही वो इवॉल्व हुए थे। सेल्फिशनेस उनके लिए एक कॉन्सेप्ट ही रह गया, जिसे वो लोग पुरानी सभ्यताओं की निशानी के तौर पर स्टडी करते थे। पॉल डिनॉक को वो लोग काफी अजीब लग रहे थे, क्योंकि वो किसी बेपरवाह बच्चे की तरह जीवन जी रहे थे। स्टीफन ने डिनॉक से कहा कि जिसे तुम स्ट्रेंज समझते हो या किसी केयरफ्री चाइल्ड की बेपरवाही को बेवकूफी समझते हो, परमात्मा के अलावा कौन कह सकता है कि ये सब अजीब है, जिन्होंने सबको बनाया है। डिनॉक ने कहा, फिर ये लोग बाहरी खतरों से कैसे निपटेंगे, जैसे एलियन इन्वेजन। उन्हें बताया गया पास से ही एलियंस ह्यूमन के कांटेक्ट में हैं और वो बिल्कुल फ्रेंडली बीइंग्स होते हैं। वो दूर से ह्यूमैनिटी को स्टडी करते हैं और हमसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है वो हमारी मदद करने जरूर आते हैं। और ये बीइंग्स भी नीबलवर्ग के जरिए अपना एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। जब पॉल डिनॉक यंग थे तब वो अपने विलेज में एना नाम की लड़की से प्यार कर बैठे, लेकिन एना का परिवार ये नहीं चाहता था कि उसकी शादी पॉल से हो। अपनी आखिरी मुलाकात में ये दोनों व्हाइट बटरकप्स की फील्ड में बैठकर बातें कर रहे थे। काफी समय बीतने के बाद एना ने पॉल से कहा, इनफ फॉर टुडे, लेट्स गो बैक। पॉल ने एना से वादा करने के लिए कहा कि वो उनसे जरूर मिलेंगी। एना ने वादा किया और चली गईं, लेकिन पॉल ने एना को फिर कभी नहीं देखा और ये बात उन्हें जीवन भर परेशान करती रही। अब 3906 में रहते हुए डिनॉक की दोस्ती सिल्विया नाम की एक लड़की से हुई थी। वो उन्हें एक दिन बाहर घूमने के लिए ले गई। दोनों ने एक खास फ्लाइंग व्हीकल से सफर किया था, जो आपको कहीं भी एक पल में पहुंचा सकती थी। घूमते फिरते वो उसी हिल पर पहुंच गए जहां बटरकप फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे। सिल्विया और पॉल काफी देर बातें करते रहे। फिर अचानक सिल्विया बोली, इनफ फॉर टुडे, लेट्स गो बैक। डिनॉक को झटका लगा था, क्योंकि जिसका इंतजार उन्होंने जिंदगी भर किया उसने अपना वादा भविष्य में पूरा कर दिया था। उन्हें इलेक्टर्स की बात याद आई कि टाइम लीनियर नहीं है। उसी रात पॉल ने अपनी आंखों को भारी होता महसूस किया। उन्हें लगा आखिरकार आज रात वो सो सकेंगे। यहाँ एंड्रिया नॉर्थम ने सोने के लिए आंखें बंद की और वहाँ पॉल डिनॉक 1 साल के बाद अपने कोमा से बाहर आए। दोस्तों, अब पॉल डिनॉक की स्टोरी तो काफी अच्छी है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? इसके कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ये कि वो सच बोल रहे थे और सच में हमारा फ्यूचर देखकर आए हैं, और अगर आप उनकी बुक देखेंगे तो आपको डिटेल्स देखकर समझ आएगा कि 300 पेजेस की ये बुक एकदम जेन्युइन लगती है। इसमें ऐसे कोई क्लेम्स नहीं जो इसे नामुमकिन बना सकें। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोमा के दौरान पॉल को ये सब सपने जैसी स्टेट में दिखाई दिया, जो रियलिटी नहीं थी। वो होक्स्टर तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इसके बदले नेम, फेम या मनी कुछ भी नहीं लिया। लेकिन पॉल की जो तस्वीर इंटरनेट पर यूज की जाती है वो दरअसल डेनियल टोहिल नाम के व्यक्ति की है, जो न्यूजीलैंड में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए थे। अब पापा हडजिस, जो इस बुक के पब्लिशर हैं, जिन्होंने डिनॉक की डायरी ट्रांसलेट की थी, वो एक क्रेडिबल इंसान थे। उन्होंने बाद में डिनॉक को ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। पापा हडजिस एक लॉ प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल थे, जिन्हें काफी रिस्पेक्ट किया जाता था। वो काउंसिल ऑफ स्टेट में भी काम कर चुके थे, जो उस दौरान एक सुप्रीम कोर्ट के जैसा था। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाकर पब्लिश कर दी। इसलिए ये कहना ठीक होगा कि ये केस आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।